ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज में हमारे पास क्या होता है, इट इज़ कंटेस्टेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकता है 30 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी 15 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर हमारे पास इसमें इशू ऑफ शेयर्स भी आएगा, ठीक है, राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड्स की कैलकुलेशन भी आएंगी, जनरल रिजर्व भी आ सकता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएंगी। कौन कौन सी चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आ सकती, उनको भी डिस्कस करते हैं बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब क्या कहता है जी, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ NPLC एट 1 जनवरी 2025। अब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट, यानी कि जिस साल स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसने बताया जी, इक्विटी हमारे पास ऑर्डनरी शेयर्स हैं 0.25 ईच, 660,000 के शेयर्स हैं हमारे पास। फिर शेयर प्रीमियम है हमारे पास 175,000 का, रीवैल्यूएशन रिजर्व इज़ 110,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 367,000 एंड टोटल इक्विटी उसने बता दी। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारे पास इसकी स्पेस अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के लिए। सारी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं हम यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके जी। अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है हमारे पास, तो फर्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कैसे आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर, अमाउंट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है हमारे पास, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 660,000 एंड वैल्यू पर शेयर इज 0.25। तो 660,000 660,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो हमारे पास आ जाएगा 2640,000 शेयर्स। 2640,000 शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास, 2640,000 शेयर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स। फिर आगे क्या कहता है, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। फिर उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हमें फॉर्मेट भी बना के दिया हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ये फॉर्मेट है। ओपनिंग बैलेंसेस उसने खुद से लिख दिए हैं, बाकी हमने जो जो ट्रांजैक्शंस है वो 1 बाय 1 बीच में पोस्ट करते जाते हैं। कहते हैं जी, ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2025 नंबर 1 ट्रांजैक्शन, उसने कहा जी, प्रॉपर्टी वॉज रीवैल्यूड एट 740 फ्रॉम 880। ठीक है, उसने कहा जी, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो रीवैल्यू हो गई है, हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रीवैल्यू होगी 740 हो गई, कहाँ से, 840 से 740 होगी 880 से, 740 हो गई 880 से। तो इसका मतलब है हमारे पास ये रीवैल्यूएशन जो है वो लॉस में चला गया, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। अब रीवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ, 880 की चीज़ 740 की हो गई, 880 की चीज़ 740 की होगी। तो ये हमारे पास डीवैल्यूएशन होगी, कितने की डीवैल्यूएशन होगी, 880 माइनस 740 माइनस 740, तो हमारे पास ये 140,000 की डिवैल्यूएशन होगी, हमारे पास ये 140,000 की डिवैल्यूएशन होगी, डीवैल्यूएशन। ठीक है, एसेट को रीवैल्यू किया लेकिन वो बढ़ने के बजाय कम हो गया। अगर एसेट डीवैल्यू हो जाए तो फिर हमने इसका क्या करना है, एक तो अगर डीवैल्यू हो जाता है तो वो तो अपने जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है उसके अगेंस्ट ही चार्ज होगा, प्रॉपर्टी devaluation। अब 140,000 है एंड वी गॉट
110,000 इन जनरल रिजर्व, हमारे पास 110,000 है जनरल रिजर्व में और डीवैल्यूएशन हो रही है 140 की, तो यहाँ से तो हम 110 ही ले सकते हैं, यहाँ से हम 110 ही ले सकते हैं, यहाँ से 110 ले लेंगे, हमारे पास 110,000 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और बाकी के जो 30,000 है वो कहाँ से लेंगे, बाकी के 30,000 हम रिटेन्ड अर्निंग से लेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉस, रिटेन्ड अर्निंग से लेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉस। हम वो शेयर प्रीमियम से नहीं ले सकते, किसी और रिजर्व से नहीं ले सकते, हम ये रिटेन्ड अर्निंग से लेंगे बिकॉज इट इज़ अ लॉस। अगर डीवैल्यूएशन हो जाए तो पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में से जितने पैसे हैं हम उनको लेंगे, और उसके अलावा अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो कहाँ से लेंगे, वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ट्रांजैक्शन नंबर 1, हमारे पास एसेट डीवैल्यू हो रहा है, एसेट डीवैल्यू हो रहा है, हमने उसको वहाँ पे उसके अगेंस्ट उसकी अमाउंट जितनी डीवैल्यू हो रहा था उसके अगेंस्ट उतनी अमाउंट उसको चार्ज कर दी। सो दिस वाज ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 2 आ गई, कहता है जी ऑन 1 जुलाई अब बोनस इशू, हमने 1 जुलाई को बोनस इशू किया, अब बोनस इशू ऑफ 3 ऑर्डनरी शेयर्स फॉर 5 ऑर्डनरी शेयर्स, यानी कि 3:5 की रेशो में किया, बोनस इशू किया 3:5 की रेशो में किया, ठीक है। हेल्ड ऑन दिस डेट वॉज मेड, यानी कि जो उस डेट के ऊपर है उस डेट के ऊपर इस रेशो से कर दिया। तो रिजर्व्स आर मेंटेन इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर, रिटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर। अच्छा, हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर में मेंटेन हो रहे हैं। अब मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर मतलब क्या, हमारे पास अर्लियर एक हमारे पास जो डेवलपमेंट आई थी 23-24 में, उसके बाद हमारे पास चेंजेस आई हैं, और उससे पहले क्या होता था, द मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर, यानी कि द मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर में हम क्या कह सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी थी। नंबर 1 हमारे पास है, हम सबसे पहले किससे ले सकते हैं, हम सबसे पहले शेयर प्रीमियम से ले सकते हैं, सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम अकाउंट से पैसे ले सकते हैं। नंबर 2 हम किससे पैसे ले सकते हैं, नंबर 2 हम ले सकते हैं जनरल रिजर्व से, एंड नंबर 3 हम रिटेन्ड अर्निंग से ले सकते हैं। 2023-24 से पहले के जो पेपर्स हैं उसमें हम यहाँ पे एक और कैटेगरी जो रीवैल्यूएशन रिजर्व था वो भी आता था, लेकिन पुराने पेपर्स में देखेंगे आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व से भी बोनस इशू के पैसे लिए हुए होंगे, लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, उसमें हम रीवैल्यूएशन रिजर्व से हम इसके पैसे नहीं ले सकते, हम रीवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू के पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व से हम बोनस इशू के पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करते हैं कि यार हमारे पास बोनस इशू हो कितना रहा है, हमारे पास बोनस इशू हो कितना रहा है, तो कितनी अमाउंट बनेगी हमारे पास बोनस इशू की, देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में बताया उसने कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं 260 बोनस इशू 2,640,000 शेयर्स हैं हमारे पास, और बोनस इशू हो रहा है 3:5 की रेशो में, बोनस इशू हो रहा है 3:5 की रेशो में, 3 फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो 3:5 की रेशो होगी। अब बोनस इशू मल्टीप्लाई करेंगे 2,640,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो हमारे पास आ जाएगा 1,584,000 शेयर्स आ गए, 1,584,000 शेयर्स आ गए। अब एक शेयर जो है इट इज़ 0.25, एक शेयर 0.25 का है, एक शेयर 0.25 का है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ कैपिटल कितने बन गए, कितने कैपिटल हमने इशू किया, बोनस इशू मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो इट विल बिकम 396,000, इट विल बिकम 396,000, इट विल बिकम 396,000। तो बोनस इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 2,640,000, उसने कहा जी इसमें से हमारे पास 3/5 की रेशो में इशू होंगे तो 1,584,000 शेयर्स हो गए, एक शेयर आ गया 0.25 का, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल आ गई 396,000, अमाउंट ऑफ कैपिटल आ गई 396,000। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाते हैं, वहाँ पे हम इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे। कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, वी विल राइट बोनस इशू, वी विल राइट बोनस इशू। अब बोनस इशू में पैसे नहीं आएंगे, बोनस इशू में वी डोंट रिसीव कैश,
बोनस इशू में वी डोंट रिसीव कैश। 396,000 के हमने शेयर्स तो इशू कर दिए, लेकिन हमारे पास कैश नहीं आएगा। तो जब कैश नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर कहाँ से लेंगे? रिजर्व से लेंगे। कहाँ से लेंगे? रिजर्व से लेंगे। अब रिजर्व्स में हमारे पास मोस्ट फ्लेक्सिबल मैनर में मैंने आपको क्या बताया, किस किस से पहले लेंगे? सबसे पहले शेयर प्रीमियम से लेंगे, फिर जनरल रिजर्व से लेंगे, और फिर रिटेन्ड अर्निंग से लेंगे। सबसे पहले शेयर प्रीमियम से लेंगे, फिर जनरल रिजर्व से लेंगे, और फिर रिटेन्ड अर्निंग से लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले शेयर प्रीमियम रिजर्व है। शेयर प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं? 175। शेयर प्रीमियम में 175 पड़े हैं, तो हम इसमें से 175 ले सकते हैं। वी विल राइट 175,000 एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। 175 हमने यहाँ से ले लिए, 175 यहाँ से ले लिए। हमने तो इशू किए हैं 396,000 के शेयर्स। अगर 396,000 के शेयर्स हैं, 175 शेयर प्रीमियम से ले लिए, अगला रिजर्व हमारे पास कौन सा है? जनरल रिजर्व, वो नहीं है, तो विल मूव ऑन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बाकी के पैसे जो हमारे पास होंगे वो हम रिटेन्ड अर्निंग से मिलेंगे। तो 396,000 माइनस 175,000, जो रिमेनिंग पैसे हैं विच इज़ 221,000, वो हम कहाँ से लेंगे? 221,000, ये फिर हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेंगे, ये फिर हम रिटेन्ड अर्निंग से लेंगे। और लास्ट टोटल के कॉलम में हमारे पास कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 396 ही ऐड हो रहा है और 396 ही हमारे रिजर्व में से माइनस हो रहा है, तो टोटल इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो टोटल इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे पास, ठीक है। टोटल इक्विटी पे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो नंबर 2 ट्रांजैक्शन भी होगी बोनस इशू। इन बोनस इशू हमारे पास कैश नहीं आता, तो हम रिजर्व्स में से पैसे लेंगे, हम रिजर्व्स में से पैसे लेंगे, ठीक है। सो सेकेंड ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो डन। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड वन। 1 सितंबर पे हमारे पास क्या हुआ? उसने कहा जी डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर। डिविडेंड हम पे कर रहे हैं 0.02 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 0.02 पर शेयर, एंड इट इज़ पेड टू ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट। और इस डेट के ऊपर जितने भी शेयर्स इशू हुए हुए हैं, इस डेट के ऊपर जितने भी शेयर्स इशू हुए हुए हैं, उन सब के ऊपर हमने ये डिविडेंड पे करना है, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन में कहता है कि जी इस डेट के ऊपर जितने शेयर्स हैं उनके ऊपर डिविडेंड देना है। वो सर्टेन डेट बता देता है कि यार इस डेट के ऊपर जितने हमारे पास शेयर्स हैं सिर्फ उनके ऊपर डिविडेंड पे करना है, तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर सिर्फ हम डिविडेंड पे करेंगे। अभी फ़िलहाल वो कह रहा है कि जी जितने भी शेयर्स हैं उन सब के ऊपर डिविडेंड दे देना 0.02 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स पे चले जाते हैं, देखते हैं जी हमारे पास कितना डिविडेंड है, कितना डिविडेंड पे करेंगे। विल राइट नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड, हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड पे करना है हमने। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 2640,000 शेयर्स पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। 1584,000 हमने बोनस इशू में किए हैं, तो कितने शेयर्स बन गए हमारे पास टोटल? 2640,000 प्लस 1584,000, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4224,000 शेयर्स, and dividend per share is 0.02. 0.02 is the dividend per share. मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना डिविडेंड बन जाएगा? दिस विल बिकम 4224,000 multiplied by 0.02, it will be equals to 84480. 84480 will be the amount of dividend to be paid, will be the amount of dividend to be paid. तो हम डिविडेंड पे कर देंगे 84480, और डिविडेंड कहाँ से पे होगा? डिविडेंड विल बी पेड फ्रॉम retained earnings. Dividend will be paid from retained earnings. 84480 माइनस होगा 84480, it is dividend paid. याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ only paid dividends are included in statement of changes in equity. प्रपोज डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएंगे, प्रपोज डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आएंगे, सिर्फ पेड डिविडेंड्स आएंगे। वो जो भी पेड डिविडेंड होगा उसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखेंगे। ओनली पेड डिविडेंड्स आर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी,
ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। बोनस इशू देख लिया, डिविडेंड देख लिया, फिर उसके बाद उसने कहा जी 1 दिसंबर पे हमारे पास राइट इशू हो रहा है, 1 दिसंबर पे हमारे पास राइट इशू हो रहा है। ठीक है, राइट इशू किस रेशो पे हो रहा है, उसने कहा जी 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3, 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3 is issued at that date. The shares are issued at 0.35 पर शेयर, और शेयर इशू हो रहे हैं 0.35 पर शेयर के हिसाब से, शेयर इशू हो रहे हैं 0.35 पर शेयर के हिसाब से, एंड दे आर फुली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरे पैसे मिल गए हमें। ठीक है, अब शेयर वैल्यू कितनी है 0.25, अगर कोई शेयर 0.35 का 0.25 का शेयर जो है 0.35 पे इशू करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कहाँ चली जाएगी, दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर प्रीमियम, दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर प्रीमियम। अब क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट इशू की कैलकुलेशन कर लेते हैं। राइट इशू क्या है हमारे पास, ये वर्किंग के लिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। राइट इशू, अब नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो 4224,000 है, 4224,000 है नंबर ऑफ़ शेयर्स। हर ट्रांजैक्शन के बाद जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं उनको हम अपडेट करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स को अपडेट करेंगे। तो करंटली हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 4224,000 शेयर्स हैं हमारे पास। अब राइट इशू के लिए उसने क्या था, राइट इशू इज डन एट द रेशो ऑफ 143 की रेशो से हो रहे हैं। तो 4224,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, इट विल बी 1408,000, 1408,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1408,000 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी अमाउंट ऑफ शेयर्स को हमने क्या करना है, कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जो पैसे जाएंगे वो कितने जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, और शेयर प्रीमियम में कितने पैसे जाएंगे, द डिफरेंस जो हमारे पास डिफरेंस होगा, एक्स्ट्रा मनी होगी, वो शेयर प्रीमियम में जाएगी। लाइक 1408,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये तो चला जाएगा हमारे पास कैपिटल में, और शेयर प्रीमियम में कितने जाएंगे, 1408,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, द एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि शेयर कितने पे इशू हो रहे हैं, हमारे पास शेयर की फेस वैल्यू है 0.25, फेस वैल्यू इज द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ द, जो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये इशू कितने पे हो रहा है, 0.35 पे हो रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0.10 है, दैट विल बी गोइंग टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, 1408,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना बन जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम 352,000। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कितना बन जाएगा, 1408,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये हो जाएगा 140,800, 140,800। अब इन्हीं को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, विल राइट राइट इशू, वी विल राइट राइट इशू, राइट इशू, राइट इशू। अब राइट इशू कितना आ गया हमारे पास, शेयर कैपिटल में कितने चले गए, 352,000, ये ट्रांसफ़र हो गया, और शेयर प्रीमियम में हमने कितने ट्रांसफ़र किए, 140,800, ये राइट इशू। कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू एंड द एक्स्ट्रा मनी गोइंग टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, एक्स्ट्रा मनी गोइंग टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, और टोटल में इन दोनों का सम चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ 352,000 plus 140,800, this will become 492,800, 492,800, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, 492,800, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, बोनस इशू कैश नहीं आएगा, वी विल टेक मनी फ्रॉम रिजर्व्स, वी विल टेक मनी फ्रॉम रिजर्व्स। राइट इशू में पैसे आएंगे, और अगर डिफरेंस है, एक्स्ट्रा मनी है, वो शेयर प्रीमियम में जाएगी। एनी
amount received more than the face value will be transferred to share premium account. फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आ गई हमारे पास, ये भी हमने हैंडल कर लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर, कहता है जी प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 92500, 92500। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास एंड पे लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर और ये जो नॉर्मली प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट होता है, ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट होता है, ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हम इंटरेस्ट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं लेके आते। तो यहाँ पे आ जाएगा 92500, 92500। अब हम इसको यहाँ पे टोटल कर लेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीट। अब हम इस अकाउंट को टोटल कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 660 स्टार्ट में है प्लस 396,000 प्लस 352,000, तो ये हमारे पास इसका टोटल बन जाएगा 1408,000, 1408,000 इसका टोटल आ जाएगा। फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट का टोटल कैसे आ जाएगा, 175 थे, 175 बोनस इशू में चले गए, बाकी बच गए 140800, वो यहाँ पे आ जाएंगे 140800। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ भी नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस बन जाएगा 367,000 माइनस 30,000 माइनस 2210,000 माइनस 84480 plus 92500, so the total will be 124020, 124020। अब टोटल कर लेंगे इसका, यहाँ पे भी टोटल और ये इधर भी ट्रांसफ़र होगा 92500। अब इसको हॉरिजॉन्टली करें, वर्टिकल करें, इसका आंसर सेम आना चाहिए। इसको ऐड अप कर लेते हैं, तो 131200 प्लस माइनस 140,000 माइनस 84480 प्लस 492,800 92500, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 1672820, 1672820, तो ये हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ठीक है, सो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस थी इसमें हमारे पास, डीवैल्यूएशन हमने उसको भी देख लिया, बोनस इशू को भी देख लिया, डिविडेंड पेड था उसको भी इंक्लूड कर लिया, राइट इशू को भी कर लिया और प्रॉफिट फॉर द ईयर था उसको भी इंक्लूड कर लिया और हमने टोटल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई, ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ गई। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है कि थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, बी है, ए पार्ट वॉज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बी पार्ट में कहता है एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस टू अ कंपनी ऑफ मेकिंग अ राइट इशू ऑफ शेयर्स रादर देन न्यू इशू ऑफ शेयर्स, के राइट इशू के बेनिफिट्स आपने बताने हैं ओवर न्यू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपने अक्सर नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चंस में देखते हैं बच्चे डिफरेंट किस्म का आंसर दे देते हैं कि क्वेश्चन देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, किसको किसके ऊपर आपने किसके बेनिफिट किसके ऊपर पूछ रहा है वो। ठीक है, अब वो कई दफ़ा पूछ रहा होता है कि पार्टनरशिप के एडवांटेज देने हैं सोल ट्रेडर के ऊपर, तो बच्चे जो हैं वो सिंपल पार्टनरशिप का कोई सा भी एडवांटेज देते हैं, लेकिन हमने उसको कंपैरिजन करना है किसके साथ, सोल ट्रेडर के साथ उसका कंपैरिजन करके देना है। तो यहाँ पे राइट इशू को हमने न्यू इशू के साथ कंपैरिजन करना है। राइट इशू क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये राइट इशू है। न्यू इशू क्या है, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू जनरल पब्लिक, यानी कि सबको हम जब को नए शेयर्स इशू करेंगे वो न्यू इशू होगा। ठीक है, अब क्या एडवांटेजेस हैं, अब इन राइट इशू शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं, सो it doesn't require any promotional cost and can be directly communicated to एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी कि हमने अगर राइट इशू करना है तो हमारे पास ऑलरेडी वो लोग जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास, हम उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं उनको, तो हमें एडवर्टाइजमेंट करने की और इन सारी चीज़ों की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मेकिंग इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव, तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो फर्स्ट एडवांटेज इज कि अगर हम राइट इशू करेंगे तो ये हमारे लिए
कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू मेक एनी एडवर्टाइजमेंट अरेंजमेंट, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनरल पब्लिक को, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारे पास कि राइट इशू, जब आप डायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करेंगे, राइट इशूज आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विच विल अलाउ देम टू रिटेन द ओनरशिप इन देयर ओन हैंड्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं को आप शेयर्स दे देंगे तो उनके पास ही ओनरशिप रहेगी। लेकिन आप अगर किसी और को, जो बायर के लोग हैं, उनको जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर देंगे तो फिर क्या होगा, ओनरशिप दूसरे लोगों के पास भी कुछ चली जाएगी और वो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर्स की वो भी डिफरेंटिएट हो सकती है। सो टू द न्यू इशू विच में अलाउ शेयर्स टू बी इशूड टू जनरल पब्लिक, और जो जनरल पब्लिक है उसको न्यू इशू करने के बजाय आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो ओनरशिप भी उनके पास ही रिटेन रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। सो दिस वॉज 2 मार्क्स मैक्सिमम फॉर ईच पार्ट, 2 मार्क्स मैक्सिमम फॉर ईच पार्ट। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है जी डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग क्रिएटिंग अ जनरल रिजर्व, डायरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं कि यार हम एक जनरल रिजर्व ही क्यों ना क्रिएट कर लें, हम जनरल रिजर्व क्यों ना क्रिएट कर लें। अब जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट में से क्रिएट करेंगे इसको, इट इज़ नोन एज जनरल रिजर्व। ठीक है, एक्सप्लेन वन रीज़न फॉर क्रिएटिंग अ जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व को हम क्यों बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क्स। सो क्यों बनाएंगे हम, तो जनरल रिजर्व इज अ रिजर्व extracted from profit which can be available in future to fulfill any financial need, यानी कि आने वाले टाइम में हमारे पास ये पैसा होगा तो हम किसी भी टाइम पे कोई भी फाइनेंशियल नीड यहाँ से हम अपनी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और may also be utilized, this general reserve can also be utilized टू पे डिविडेंड्स, इसको हम डिविडेंड्स के पे करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको डिविडेंड्स को पे, कंपनी के पास कम पैसे हैं, ठीक है, प्रॉफिट कम हुआ तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी पे कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो एट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड, बिकॉज हम इसमें से डिविडेंड भी दे सकते हैं, बिकॉज ये किसका हिस्सा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल फंड, वो फंड जो कि हम डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें होगा। तो कौन सा जो फंड है जो हम डिस्ट्रीब्यूटेबल, यानी कि कौन सा रिजर्व है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल का हिस्सा नहीं होता, दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम रिजर्व। ये दोनों रिजर्व जो हैं इसको हम डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन दोनों रिजर्व्स को हम डिविडेंड देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड शेयर प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू पे dividends, cannot be utilized to pay dividend. General reserve and retained earnings only can be utilized to pay dividend. So they are part of distributable fund, वो distributable fund का हिस्सा होंगे। So this was question number 3. Now we move on to question number 4. Now it comes to question number 4. Question number 4 हमारे पास costing का question होता है। Question number 4 30 marks का question है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग से है। ये क्वेश्चन हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग से है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास इसके अंदर आपको पता है 30 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एक 7 मार्क वाला अवेल्युएटिव पार्ट भी आ रहा होता है। ठीक है, वो एट द एंड थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसमें देखेंगे इसको। अब क्वेश्चन का कहता है हमारे पास वी लिमिटेड मेक्स वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड यूजेज मार्जिनल कॉस्टिंग। डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स डिफाइन करने को बोला। नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास, किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो हमारे पास हमें कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट यूनिट, यानी कि जो नेक्स्ट यूनिट आप बनाएंगे उसको प्रोड्यूस करने पे जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। नॉर्मली इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट ही इंक्लूड होती हैं। फिर दूसरा हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी, किसकी पूछ ली, उसने कहा जी स्टेप्ड कॉस्ट क्या होता है। स्टेप्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन
level of activity, then increases, then again remain constant for a certain level of activity, then increases, और इसका कुछ ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का इसका ग्राफ हमारे पास बनता है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ती है। तो इस तरह हमारे पास जैसा स्लैब रेट्स होते हैं, ये उस तरह हमारे पास कुछ देर कांस्टेंट रहेगी, फिर बढ़ेगी, कुछ देर कांस्टेंट रहेगी, कुछ बढ़ेगी, इस तरह इसकी स्टेप्ड कॉस्ट होती है। सो स्टेप्ड कॉस्ट is a cost that remains constant for a certain specific number of units and then increases and then again remain constant for that level, फिर बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर बढ़ेगी, फिर कुछ कांस्टेंट रहेगी, तो इसको हम स्टेप्ड कॉस्ट कहेंगे। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट की डेवलपमेंट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट की डेवलपमेंट है। इट इज़ नोन एज स्टेप्ड कॉस्ट। अब आगे क्या कहता है, हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट करंट प्रोडक्शन। जगह जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 84, डायरेक्ट मटेरियल्स दिए हुए हैं 3 kg एक यूनिट पे लग रहा है और $8 पर kg का रेट दे दिया। डायरेक्ट लेबर के बारे में बता दिया, 4 आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट के ऊपर और 12 पर आवर का रेट बता दिया। 4 आवर्स लग रहे हैं और 12 पर आवर का रेट बता दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आगे बताता है जी यूनिट मेड एंड सोल्ड पर मंथ, कि हमारे पास जो यूनिट्स हम बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं वो 3600 पर मंथ है। ठीक है, यानी कि 3600 यूनिट्स हम बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा जी फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 28260। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 28260 होगी। फिर उसने कहा जी कैलकुलेट द करंट प्रॉफिट पर मंथ, कि हमारे पास इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें। ठीक है, हमारे पास इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर दें, तो हम इसको नॉर्मल जो कंट्रीब्यूशन है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो स्टेटमेंट के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, रेवेन्यू, डॉलर साइन लगा देंगे, स्टार्ट ऑफ विद रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना हमारे पास, कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, 3600 यूनिट्स बना रहे हैं और एक यूनिट हमारे पास कितने का सेल हो रहा है, 84 का सेल हो रहा है। सो 3600 इंटू 84, 3600 इंटू 84 इज 302400, 302400। इसमें से लेस कर देंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बीच में से माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर बीच में से माइनस कर देते हैं। क्या क्या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल उसने बताया जी हमारे पास कितने पर केजी लग रहा है, 3 पर, एक यूनिट पे 3 kg है। ठीक है, और 8 का रेट है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 8 इंटू 3600, 3 इंटू 8 इंटू 3600, 3 इंटू 8 इंटू 3600 हमारे पास इसकी कॉस्ट बन जाएगी। 3 kg एक पर यूनिट का रेट है। ठीक है, और हमारे पास 3600 यूनिट्स हमने बनाने हैं, तो हमारे पास 3 इंटू 8 इंटू 36 आ जाएगा। फिर लेबर कैलकुलेट करनी है। लेबर का क्या रेट दिया हुआ, उसने कहा जी 4 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, और 12 पर आवर का रेट है। 4 आवर्स लग रहे हैं और 12 पर आवर का रेट है, तो 4 आवर्स 12 का रेट लग रहा है हमारे पास और 3600 हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 8 इंटू 36 विल गेट 86400, 86400। एंड डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ जाएगी 172800। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। दे विल गेट कंट्रीब्यूशन इसमें से लेस कर देंगे
फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं इनका। हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू 86400 प्लस 172800, तो हमारे पास आ जाएगा 259200। 259200 ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, विल गेट कंट्रीब्यूशन। तो 302400 में से माइनस कर देंगे, विल गेट कंट्रीब्यूशन विच इज़ 43200। और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 28260 और एंड पे हमारे पास क्या बच जाएगा? प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 43200 माइनस कर देंगे 28260, तो विल गेट 14940 ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3 मार्क्स के लिए। आप इसको सिंपल सीधे से भी रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करके वो हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट बना के हमने इसको सॉल्व कर दिया ताकि हम कुछ चांस ना रहे हमारे पास मिस्टेक होने का। ठीक है, तो ये हमने एक मार्जिनल कॉस्टिंग में इसको हमने प्रॉफिट निकाल के दे दिया। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में? हमारे पास ने कहा जी डायरेक्टर्स हैव मेड द फॉलोइंग डिसीजंस। डायरेक्टर ने ये डिसीजन लिया। क्या डिसीजंस लिए? उसने कहा जी इंक्रीज द लेबर रेट पर आवर। उसने कहा जी लेबर आवर का पर आवर का लेबर रेट बढ़ा दें। ठीक है, तो लेबर को ऑलरेडी कितना मिल रहा है? लेबर को मिल रहा है 12 पर आवर। लेबर को मिल रहा है 12 पर आवर। तो अगर हमने 12 पर आवर का 5% से बढ़ाना है तो हमने क्या करना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 105%। किसी को हमने अगर 5% से बढ़ाना है तो हम उसको 105% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 105% विल गेट 12.6। हमारे पास का आंसर आ जाएगा 12.6। लेबर का नया रेट आ गया। फिर उसने कहा जी सेट अ टारगेट प्रॉफिट फॉर द मंथ 18,000। टारगेट प्रॉफिट हमने सेट किया 18,000 का। ठीक है, फिर मेंटेन करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, कि हमारे पास जो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स है वो 3600 है, हमने उसको मेंटेन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास? ने कहा जी टारगेट प्रॉफिट है हमारे पास 18,000 का, ये आपने मेंटेन करना है और हमारी प्रोडक्शन लेवल्स भी वही हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं। फिर द डायरेक्टर्स आर अवेयर दैट विल नीड टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिसीजंस, कि हमारी सेलिंग प्राइस हमें पता है कि ये डिसीजन लेंगे, आप अपना टारगेट प्रॉफिट बढ़ाएंगे, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ाएंगे तो हमें सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। अब करना क्या है इसके अंदर? इंक्रीज द कैलकुलेट द इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस। बेसिकली हमने इसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है और बताना क्या है कि इंक्रीज कितना आ रहा है। अक्सर बच्चे यहाँ पे और भी बड़ी जल्दी गलती करते हैं कि क्या करते हैं, वो जब क्वेश्चन पूछ कुछ कर रहा है, आंसर आप कुछ, यहाँ पे आप सिर्फ सेलिंग प्राइस अगर निकाल के क्वेश्चन में दे देंगे तो फिर आपका आंसर इनकम्प्लीट है। वो कह रहा है जी इंक्रीज निकाल के देना है, तो हमने इंक्रीज तक इसको सॉल्व करके देना है। ठीक है, अब बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारी डिफरेंट सॉल्यूशंस भी हैं, एग्जामिनर के पास भी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये सारी मार्किंग स्कीम्स भी हैं, और तो वो बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक नया फार्मूला बना लेते हैं, एक नया मेथड बना लेते हैं कि यार इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये मेथड सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को, किसी पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है, अगर हम उसको उसके ओरिजिनल मेथड पे, उसके ओरिजिनल फॉर्मेट पे ही हम उसको सॉल्व करें, उसके ओरिजिनल मेथड पे, उसको उसके ओरिजिनल फॉर्मेट पे ही सॉल्व करें और बीच में से एज अ मिसिंग फिगर हम निकाल लें, तो हमारे पास वही काम होगा, वही रिजल्ट होगा। वरना हमें मैथमेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगी, मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हम सारी इन डाउट में, इन सारी चीज़ों में पढ़ें, हम क्या करते हैं, हम अपना जो फॉर्मेट हमें आता है, जो फॉर्मेट हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का आता है, हम उसी फॉर्मेट पे चलते हैं और देखेंगे हम इसमें से अपनी मिसिंग फिगर निकालेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास फॉर्मेट? अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेम फॉर्मेट जो भी हमने यहाँ पे
इसको अप्लाई किया यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, ये हमने प्रॉफिट लगाया ना, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, यही मेथड सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अपनी जो जो मिसिंग फिगर है हम इसको बीच में से निकाल लेंगे। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। वी स्टार्ट ऑफ विद द रेवेन्यू, हमने ये इसमें से रेवेन्यू यानी कि मिसिंग फिगर निकालनी है जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है। लेस कर देंगे बीच में से, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बीच में से हम माइनस कर देंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, एक डायरेक्ट मटेरियल्स है, और एक डायरेक्ट लेबर है। एक डायरेक्ट मटेरियल्स है और एक डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट मटेरियल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा था, ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू 8 इंटू 3600, 30 डायरेक्ट मटेरियल्स तो सेम ही है, 3 इंटू 8 इंटू 3600। लेबर के लिए उसने बताया था कि चेंज आ गया। लेबर में क्या चेंज आया हमारे पास, उसने उसकी लेबर की कॉस्ट को चेंज किया, तो 4 आवर्स तो वही रहेंगे, लेबर रेट में चेंज आया था। ठीक है, तो 4 आवर्स इंटू 12.6 इंटू 3600, 4 आवर्स इंटू 12.6 इंटू 3600। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वी विल गेट प्रॉफिट, वी विल गेट प्रॉफिट। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे अपनी जो फिगर्स हैं इनको रिप्लेस करते रहते हैं। उसने कहा जी टारगेट प्रॉफिट चाहिए, टारगेट प्रॉफिट कितना है, 18,000, 18,000 का टारगेट प्रॉफिट चाहिए। तो 18,000 का टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जी हमें आंसर चाहिए 18,000, ये आ गया जी आंसर, ये आंसर चाहिए हमें 18,000 का हमें आंसर चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट इज 28260, 28260 फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब कंट्रीब्यूशन, रिवर्स सॉल्व करते हैं। रिवर्स सॉल्विंग में क्या होता है हमारे पास, रिवर्स सॉल्विंग में जो माइनस हो रहा था उसको ऐड कर देते हैं और जो ऐड हो रहा था उसको माइनस कर देते हैं। अब ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही है, फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। फिक्स कॉस्ट माइनस हो रही है, हम इसको ऐड कर लेंगे, तो 18,000 प्लस 28260, 18,000 प्लस 28260, तो दिस विल बिकम 46260, 46260, यानी कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो 46260 होगा। कंट्रीब्यूशन जो होगा वो हमारा 46260 होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स क्या है, 3 इंटू 8 इंटू 3600, 3 इंटू 8 इंटू 3600, दिस विल बिकम 86,400, दिस विल बिकम 86,400, ये 86,400 आ जाएगा हमारे पास। अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी बन जाएगी हमारे पास, 4 इंटू 12.6 इंटू 3600, वी विल गेट 181,440। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 86400 प्लस 181,440, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 267,840, 267,840। अब इसी तरह यहाँ से फिर हमने रिवर्स जाते हैं, रिवर्स जाते हैं देखेंगे कि यार हमारा ऊपर रेवेन्यू कितना होगा। तो अगर रेवेन्यू में से 264,840 माइनस करके 46260 आएगा तो हम रिवर्स जाएंगे तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये जब हम इसको ऐड कर लेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें, वेरिएबल कॉस्ट में 46260 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 314,100, 314,100, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया, ये हमारे पास
रेवेन्यू आ गया, ये हमारे पास इसका रेवेन्यू आ गया। अब रेवेन्यू कैसे आया, ये आ गया रिवर्स सॉल्विंग से। अब ये अगर 314100 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो एक यूनिट कितने का हमारे पास आ गया, 8 यूनिट आ गया 87.25 का, एक यूनिट आ गया 87.25 का। यही चीज़, यही सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 314100 divided by 3600, so selling price is equals to 87.25। अब ये 87.25 का हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर हमें कोई एक एडिशनल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है तो कोई इतने मसले की बात नहीं है, यू कैन ऐड इट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज 87.25 और पहले की जो सेलिंग प्राइस थी इट वाज 84, पहले की जो सेलिंग प्राइस थी इट वाज 84, तो हमारे पास कितने का इंक्रीज आया, इट इज 3.25, ठीक है। सो 3.25 पर यूनिट का हमारे पास सेलिंग प्राइस में इंक्रीज आ गया। तो पर यूनिट हमारे पास 3.25 का सेलिंग प्राइस में इंक्रीज आ गया, ठीक है। अब समझ आ रही है बेटा, हमने क्या किया, बजाय इसके कि वी फॉर्मुलेटेड हम इक्वल्स टू एक्स रखें और ये करें और वो करें, मैथमेटिक्स की हेल्प लेना शुरू कर दें, इक्वेशंस बनाना शुरू कर दें, तो क्यों ना हम अपना जो मेथड फॉर्मेट हमें आता है हम उसी मेथड और फॉर्मेट के थ्रू रिवर्स ऑर्डर में चल के, रिवर्स ऑर्डर में चल के हम अपनी जो मिसिंग फिगर है सेलिंग यानी कि सेल्स उस तक पहुंचें और सेल्स में से डिवाइड किया तो आंसर निकाल के हम अपना आंसर निकालें और मिस्टेक के चांसेस भी लेस, ठीक है। ओके, तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली और सेलिंग प्राइस में से इंक्रीज भी निकाल लिया, विच वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट वो सेलिंग प्राइस में इंक्रीज मांग रहा था, वो हमने उसको इंक्रीज निकाल के दे दिया, ठीक हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, वो आगे हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो क्या कहता है हमारे पास, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है, एट अनदर फैक्ट्री विच ऑल्सो यूजेज मार्जिनल कॉस्ट। उसने कहा जी एक और फैक्ट्री है जो कि मार्जिनल कॉस्ट यूज़ करती है। इसका मतलब है कि जो पीछे का क्वेश्चन और जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। वो वाली डाटा, वो वाली सेलिंग प्राइस, वो कैलकुलेशंस पीछे रह गई, अब ये नया पार्ट शुरू हो गया। एट अ डिफरेंट फैक्ट्री, क्योंकि वो उससे डिफरेंट हो गया। द फॉलोइंग फोरकास्ट इज अवेलेबल। उसने कहा जी ये फोरकास्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस इज 28, डायरेक्ट मटेरियल्स जो है उसने कहा जी 9 पर यूनिट पे लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर जो है उसने कहा जी 12 पर यूनिट पे लग रहे हैं। यूनिट्स मेड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 8000, यानी कि 8000 यूनिट्स हम बना रहे हैं और बेच रहे हैं। 8000 यूनिट्स हम बना रहे हैं और बेच रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा जी फिक्स्ड कॉस्ट इज 28700, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास 28700 आ गई। द फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग एट फॉर करंटली, फैक्ट्री जो है वो करंटली फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, यानी कि 8000 यूनिट्स हैं वही बना रही हैं और वही बेच रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ अ लार्ज इंक्रीज इन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 50% पर यूनिट, के डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि यार हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 50% बढ़ने लगी है, हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 50% बढ़ने लगी है। अब मटेरियल कितना है हमारे पास पर यूनिट, उसने बताया जी 9 का यूनिट है। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 9 पर यूनिट पे है, तो अगर ये 9 पर यूनिट है और इसको हम 150% यानी कि 50% इंक्रीज करना है, तो ये मींस 150% हमें इसको इंक्रीज करना है, तो वो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 13.5, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 50% से बढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब उसने दो ऑप्शंस दे दिए,
ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, हमने एक ऑप्शन को लेना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे जैसे ये क्वेश्चंस जो होते हैं डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस, इसको हम कहता हूँ कि यार ये डू एज डायरेक्टेड है, इसको कहते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड मतलब जो जो कहता जा रहा है बाबा वो किए जाओ, वो किए जाओ, किए जाओ, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन इसमें से डिफरेंट ही होगा। आपको बस मार्जिनल कॉस्टिंग की समझ होनी चाहिए कि यार मार्जिनल कॉस्टिंग की स्टेटमेंट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, प्रॉफिट निकालना है, ये फॉर्मेट आपको क्लियर हो। बाकी वो जो भी बताता जाए आपने उस फॉर्मेट में उसको फिट इन करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए में वो क्या क्या बात बताता है जी, ऑप्शन ए में क्या क्या हो रहा है। सो ऑप्शन ए फर्स्ट कहता है जी, ऑल्टर द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट 20% लेस मटीरियल इज रिक्वायर्ड। उसने कहा जी ऑल्टर करो डिज़ाइन ताकि मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमारी 20% लेस हो जाए, ताकि मटेरियल की रिक्वायरमेंट 20% लेस हो जाए। तो अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट 20% लेस हो जाए यानी कि मटेरियल 80% पे आ गया, तो हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 7.2 की बच जाएगी, 7.2 की बच जाएगी। ये ऑप्शन नंबर ए में बात बता रहा है कि जी मटेरियल की कॉस्ट को कम करने के लिए उसके डिज़ाइन में को ऑल्टर करो ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। फिर आगे कहता है जी, इंक्रीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय 4,000, ठीक है, विच ऑफ विच मंथली डिमांड शुड इंक्रीज बाय 10%। उसने कहा जी 4,000 आप एडवर्टाइजमेंट पे लगाएं ताकि आपकी डिमांड जो है वो 10% से बढ़ जाए, आपकी डिमांड जो है वो 10% से बढ़ जाए। द फैक्ट्री कैन ऑपरेट ओवर टाइम। अब ओवर टाइम जो है वो लगा के आप अपनी डिमांड जो है उसको पूरा करवा सकें, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, यहाँ पे उसने बताया कि जी हम 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। अगर 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं और 10% आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहें तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 110%, तो आप 8800 यूनिट्स पे चले जाएंगे, आप 8800 यूनिट्स पे चले जाएंगे, आप 8800 यूनिट्स पे चले जाएंगे, ठीक है। और ओवर टाइम पे करना पड़ेगा वर्कर्स को। अब ओवर टाइम में वो क्या बता रहा है कि इन ओवर टाइम कंडीशंस के, ओवर टाइम कंडीशंस में हमें क्या करना है, डायरेक्ट लेबर को प्रीमियम पे करना है 40% का, डायरेक्ट लेबर को प्रीमियम पे करना है 40% का, ठीक है। यानी कि हमें उनको 40% ज़्यादा पे करना है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं हम, सिर्फ 800 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो इन 800 यूनिट्स पे ही हम जो है प्रीमियम या एक्स्ट्रा पे करेंगे, बाकी सब पे नहीं करेंगे। 8,000 यूनिट जो हैं उन पे नहीं करेंगे क्योंकि वो तो नॉर्मल प्रोडक्शन में आते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल प्रोडक्शन में आते हैं, तो हमने नॉर्मल प्रोडक्शन पे थोड़ी प्रीमियम पे करना है, हमने तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर हमने प्रीमियम पे करना है, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब उसने कहा कि जी स्टेटमेंट बना दो, ठीक है। प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना दो मुझे मंथली, ठीक है। प्रॉफिट निकाल दो ईच ऑप्शन के लिए। प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट टू शो द मंथली प्रॉफिट टू बी मेड फॉर ईच ऑप्शन, के दोनों ऑप्शंस के लिए हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो, ठीक है, वो भी मार्जिनल कॉस्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम इसका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मेट बना लेते हैं, यहाँ पे दो कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है, दो कॉलम्स बना लेंगे और दो कॉलम्स बनाने के बाद यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे। यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनती है, वी स्टार्ट ऑफ विद द रेवेन्यू, वी स्टार्ट ऑफ विद द रेवेन्यू, हम रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू कितना, अब उसने कहा था जी 8800 यूनिट बनाएंगे, 8800 यूनिट बनाएंगे और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 28 है। 8 यूनिट बनाएंगे और सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 28 है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल्स डायरेक्ट लेबर
ठीक है, अगर मार्जिनल का क्वेश्चन है तो आप इसमें एब्जॉर्प्शन की स्टेटमेंट बनाने की कोशिश ना करना, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो नंबर है, ठीक है। तो इसमें से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमारे पास 8800, अब यह सॉल्व करते हैं, 8800 मल्टीप्लाई बाय 28, 8800 मल्टीप्लाई बाय 28 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8800 मल्टीप्लाई बाय 28 वी विल गेट 246400, 246400, ये सेकंड कॉलम है। फिर डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स कैसे निकालेंगे, हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं, हम 8800 यूनिट्स बना रहे हैं, 8800 यूनिट्स बना रहे हैं। अब 8800 यूनिट्स बना रहे हैं, अब उसने क्या कहा था, हमारे पास एक यूनिट की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी बनेगी, हमने यहाँ पे उसने निकाल लिया था कि यार एक यूनिट की कॉस्ट 13.5 पड़ेगी, एक यूनिट की कॉस्ट 13.5 पड़ेगी, ठीक है। और ये भी उसने कहा था कि यार 13.5 तो पड़ रही है, लेकिन कोशिश करना है डिज़ाइन बना के इसकी कॉस्ट को 20% लेस करना है, यानी कि 80% पे लेके आना है, इसको 20% लेस पे बनाओ डिज़ाइन ऐसा कि इसकी कॉस्ट 80% पे आ जाए। तो हमने उसकी कॉस्ट को 80% पे लेके आना है। तो 8800 मल्टीप्लाई बाय 13.5 जो उसकी नई प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 80%, यानी कि उसको नए डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बनाओ, तो इसकी कॉस्ट बन जाएगी 95040, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी 95040। अब डायरेक्ट लेबर पे आ जाते हैं। लेबर की कॉस्ट भी उसने बताई हुई है, 8800 यूनिट्स हमने बनाने हैं, लेकिन 800 यूनिट्स पे ओवर टाइम हो रहा है, 800 यूनिट्स पे ओवर टाइम पे हो रहा है। तो 800 यूनिट्स इधर आ जाएंगे और 8000 यूनिट्स नॉर्मल प्रोडक्शन में चले जाएंगे, 8000 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। तो हमारे पास लेबर की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट उसने बताई इट इज़ 12, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और जो हमारे पास बाकी के ओवर टाइम वाले हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, लेकिन क्योंकि उसने कहा था जी इनको देना है 40% का प्रीमियम पे करना है, ठीक है, 40% का प्रीमियम पे करना है एक्स्ट्रा यूनिट्स के ऊपर, तो हम उसको 40% का प्रीमियम पे करेंगे, कैसे, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 140%, ठीक है। किसी का 40% लें और उसमें ऐड कर दें, तो बजाय इसके कि हम उसका 40% लें उसमें ऐड करें, हम उसको डायरेक्टली 140% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कितनी आ जाएगी, 8000 इंटू 12 इज 96,000, इज 96,000। फिर ओवर टाइम आ जाएगा 800 इंटू 12 इंटू 140%, ये आ जाएगा हमारे पास 13440। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, 95,000, 96,95040 प्लस 96,000 प्लस 13440, तो दिस विल बिकम 204,480, 204,480। अब रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 41920, 41920, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन में से लेस क्या करते हैं, लेस करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट बताई हुई थी उसने, देखा जी क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 28,700, और ऑप्शन ए में उसने एक और कॉस्ट हमें एडिशनल बताई थी, उसने कहा जी हमें 4000 की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको करनी पड़ेगी ताकि 10% इंक्रीज हो सेल्स, तो 28700 और एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है ये टोटल फिक्स कॉस्ट में आ जाएगी। तो 28700, 28700
फिर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आ गई 4000। अब इसको ऐड करेंगे, बीइंग ऑन द सेफ साइड एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि अगर कोई मिसिंग फिगर, कोई ऐसी चीज़ जो बाद में सामने आ जाए ना पता हो, तो बीइंग ऑन द सेफ साइड हम इसको एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 28700 प्लस 4000, यू विल गेट 32700 32700। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, विल गेट 9220। अब ये हमारे पास इसकी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आ गई, हमारे पास ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, ये इसकी हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आ गई। रेवेन्यू निकाला, ठीक है, 28 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगाई 13.5 इंक्रीज्ड कॉस्ट, और चेंज करने के बाद उसका डिज़ाइन 80% लेस। डायरेक्ट लेबर लगाई 8000 यूनिट्स के लिए वही लेबर लगेगी, लेकिन जो 800 यूनिट्स हैं सिर्फ उनके लिए ओवर टाइम पेमेंट होगी, और वो भी 40% इंक्रीज के साथ वो भी मल्टीप्लाई कर दी। फिक्स कॉस्ट माइनस किया, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट थी एडिशनल, वो ऐड की, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 9220। हमारे पास प्रॉफिट आ गया 9220 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉफिट फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए। अब हमने क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी की जो स्टेटमेंट है वो बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी की स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर बी की स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है हमारे पास, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितनी आ गई हमारे पास, ओके जी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, कहता है जी ऑप्शन नंबर बी इज देयर, कहता जी ऑर्डर ऑल डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम अ न्यू सप्लायर। उसने कहा जी मटेरियल जो है वो नए सप्लायर से ले लो सारा, वहाँ पे महंगा जो पड़ रहा है, ठीक है, मटेरियल इतना महंगा पड़ा है, नए सप्लायर से ले लो। ठीक है, और मेंटेन करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन रखो विच इज़ 8000। करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन 8000 को मेंटेन रखो। ठीक है, और वही मटेरियल की कॉस्ट जो है उसी पे मंगा लो मटेरियल। ठीक है, उसी पे मटेरियल मंगा लो हमारे पास जो पहले से आ रहा है। ठीक है, और 8000 यूनिट्स आपको बना लेंगे आप। फिर आगे क्या कहता है, कहता है जी दिस सप्लायर इज ऑल्सो will also charge the increased cost per unit but is prepared to offer a trade discount of 30% for bulk orders। उसने कहा जी वो भी इंक्रीज्ड प्राइस को ही चार्ज करेगा, लेकिन फिलहाल आपको वो 30% डिस्काउंट देने को तैयार है। फिलहाल आपको वो 30% डिस्काउंट देने को तैयार है। तो इंक्रीज्ड प्राइस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी कि जी इंक्रीज्ड प्राइस कितनी है, इंक्रीज्ड प्राइस ये है हमारे पास 13.5, ये इंक्रीज्ड प्राइस है 13.5, लेकिन डिस्काउंट दे रहा है जो हमारे पास नया सप्लायर है, नया सप्लायर वो कहता है जी मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। कितना डिस्काउंट देगा, उसने कहा जी मैं आपको इसके ऊपर 30% डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको इसके ऊपर 30% डिस्काउंट दूंगा। तो 13.5 मल्टीप्लाई बाय 30% डिस्काउंट के बाद ये कितना बच जाएगा, अगर हम इसका 70% ले लें, 13.5 का 30 लेके बीच में से माइनस कर दें या उसका डायरेक्टली 70% ले लें, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्काउंट के बाद ये हमें 9.45 की कॉस्ट करेगी। हमारी जो डिमांड है वो प्रोडक्शन जो है वो 8000 यूनिट्स ही रहेगी, मटेरियल की कॉस्ट भी वही रहेगी। ठीक है, मटेरियल सॉरी लेबर की कॉस्ट भी वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट भी वही रहेगी, बाकी सारी चीज़ें वो रहेगी, सिर्फ हमारी जो मटेरियल है इसकी कॉस्ट में चेंज आ रहा है। अब देखते हैं हम हमारे पास ऑप्शन बी जो है उसके लिए हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं, ऑप्शन बी की स्टेटमेंट बना लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है,
मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है। अब हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए दो कॉलम्स बना लेते हैं। सेम स्टेटमेंट हम इसके लिए भी बनाएंगे, दो कॉलम्स बना लेते हैं इसके लिए। ओके, करेंसी साइन दे लेते हैं, डॉलर साइन आ गया। वी स्टार्ट ऑफ विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना, 8000 यूनिट्स होंगे ना इसमें। उसने कहा जी 8000 हम यूनिट्स बना लेंगे और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 28 है। ठीक है, तो रेवेन्यू हमारे पास 224,000 आ गया। ये हमारे पास रेवेन्यू है। 8000 इंटू 28 इज 224,000। इसमें से लेस कर देंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स और फिर डायरेक्ट लेबर। ठीक है, 8000 यूनिट्स ही बनाने हैं हमने। मटेरियल और लेबर 8000 यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे। अब मटेरियल की कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाली थी। उसने कहा जी मटेरियल की कॉस्ट जो है वो फिलहाल हमारे पास कितनी बन जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट ऑप्शन बी के लिए हमने कैलकुलेट की थी, इट वाज 9.45। इट वाज 9.45। हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाली 9.45। हमने मटेरियल की कॉस्ट निकाली 9.45, तो 8000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.45 से। डायरेक्ट लेबर सेम है हमारे पास, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 12, वो हमारे पास सेम कॉस्ट कर रही है। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, 8000 इंटू 9.45, इट विल बी 75600। फिर डायरेक्ट लेबर 8000 इंटू 12 करेंगे, दिस विल बिकम 96,000। दिस विल बिकम 96,000। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, वी विल गेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल आ गया 75600 प्लस 96,000 इज 171,600। 171,600 रेवेन्यू में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, विल गेट कंट्रीब्यूशन विच इज 52400। 52400। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी उसने कहा जी सेम ही है, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी थी पहले से चल रही है, फिक्स कॉस्ट इज 28700। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 28700 पहले से आ रही है हमारे पास। उसने कहा थी कोई चेंज नहीं है इस दफ़ा हमारे पास फिक्स कॉस्ट में, तो हम फिक्स कॉस्ट को ऐसे ही लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट विल बी 28700। इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। तो 52400 लेस 28700 विल गेट 23700। 23700 और ये हमारे टारगेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। ये हमारे टारगेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। टारगेट प्रॉफिट हमने कितना सेट किया था, उसने शुरू में बताया था ये 18,000 हमने पर मंथ टारगेट प्रॉफिट सेट किया हुआ है। 18,000 पर मंथ टारगेट प्रॉफिट सेट किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है हमारे पास। इसको एक दफ़ा इसका रिव्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, वही मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई, रेवेन्यू 8000 मल्टीप्लाई बाय 28, जो इसकी सेलिंग प्राइस है हमारे पास 22400 आ गया। मटेरियल को हमने जो उसकी कैलकुलेटेड प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई किया, लेबर वो सेम, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। रेवेन्यू में से माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस फिक्स कॉस्ट में से माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेस फिक्स कॉस्ट में से माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास दोनों का कंपैरिजन भी हो गया। पहले वाले का ऑप्शन ए का आंसर आ रहा है 9220 और ऑप्शन बी का आंसर आ रहा है हमारे पास 23700। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। अब देखते हैं एडवाइस वाला 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछता है। वो कहता है जी ऑल डायरेक्ट मटेरियल्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम वन सप्लायर, के जितने भी मटेरियल्स हैं वो हम एक ही सप्लायर से मंगवा रहे हैं। ठीक है, अंडर ऑप्शन ए द JIT, ठीक है, जस्ट इन टाइम मेथड ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कंट्रोल इज यूज, के उसने कहा जी ऑप्शन ए में तो हम JIT इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब मटेरियल की ज़रूरत है उस वक्त मटेरियल आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बल्क बाइंग पे दे रहा है ना, आपको डिस्काउंट दे रहा है बल्क बाइंग पे। आपको डिस्काउंट किस पे दे रहा है? बल्क बाइंग पे। JIT में तो बल्क बाइंग नहीं होती ना, उसमें तो जितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होता है बस उतना ही मिल जाता है, लेकिन वो ऑप्शन बी में आपको बल्क बाइंग पे आपको डिस्काउंट दे रहा है तो वो उसमें JIT फॉलो नहीं कर सकते। फिर कहता है जी एडवाइज द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर चॉइस बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करके हमें ये बताएं कि ये हमारे पास किस मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, तो क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा सा आंसर इसका पहले से स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। उसने कहा जी ऑप्शन ए क्या होता है जी, ऑप्शन ए इज ऑफरिंग लेसर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हाई लेबर कॉस्ट, कि ऑप्शन ए में क्यों हमारे पास इसका प्रॉफिट कम हो रहा है, क्योंकि लेबर की कॉस्ट ज़्यादा है, ओवर टाइम पेमेंट भी हम दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर पेइंग ओवर टाइम पेमेंट एंड एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी आ रही थी उसमें 4000 की एडिशनल। ठीक है, however option A is using JIT which reduces storage cost, वो storage cost कम होगी क्योंकि JIT नहीं फॉलो कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें कम होगी। Moreover, ऑप्शन ए कैरीज रिस्क एज इंक्रीज डिमांड मे नॉट बी मेंटेन्ड, लेकिन उसके अंदर ये भी रिस्क है कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उसके लिए फिर मसला बन जाएगा उसको मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि JIT को फॉलो कर रहे हैं। अब ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी इज मेंटेनिंग इज कंट्रीब्यूटिंग बेटर प्रॉफिट। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो एक बेटर प्रॉफिट, एक ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज़ 23700 एज कंपेयर्ड टू द प्रॉफिट ऑफ 9220, जो कि 9220 प्रॉफिट पे है। From option A, main reason of having better profit is in option B is due to 30% of the trade discount offered by the supplier, कि वो जो 30% ट्रेड डिस्काउंट हमें ऑफर कर रहा है, ठीक है, बल्क बाइंग के ऊपर, असल डिफरेंस वहाँ पे जाके क्रिएट हो रहा है, असल डिफरेंस वहाँ पे जाके क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फॉर बल्क बाइंग एंड मेंटेनिंग करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और जो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए ये काम हो रहा है। पेइंग सेम पेमेंट ऑफ लेबर एंड अवॉइडिंग ओवर टाइम पेमेंट्स, और सेम जो हमारे यूनिट कॉस्ट हमारी लेबर की है वही हम पे करेंगे। ठीक है, ओवर टाइम हम पे नहीं करेंगे इन ऑप्शन बी। However, in option B, JIT cannot be applied at it rely on bulk buying। JIT हम नहीं इसके ऊपर अप्लाई करते थे क्योंकि ये तो बल्क बाइंग पे जा रहा है। ठीक है, टू क्लेम डिस्काउंट ऑफ 30% हमें बल्क बाइंग करनी पड़ेगी, हमें बल्क बाइंग करनी पड़ेगी। दिस इंक्रीजेज स्टोरेज कॉस्ट, वो थोड़ी सी हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ाएगा। आउटडेट हो सकता है, स्टॉक पड़ा पड़ा ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें ऑप्शन बी से काफ़ी बेहतर प्रॉफिट मिल रहा है देन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन बी should be chosen as it provided more profit and supply maintain regular supplies, कि वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है अगर सप्लायर हमें रेगुलर सप्लाईज देता रहे, रेगुलर प्रॉफिट हमें देता रहे, तो हमें ऑप्शन नंबर बी ही सूट करता है, हमें ऑप्शन नंबर बी ही सूट करता है। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट विच इज़ 7 मार्क्स। एवेल्युएटिव पार्ट है, ऑप्शन ए को भी डिस्कस करना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देने हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को भी डिस्कस करना है, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देने हैं, और एंड पे अपना कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन नहीं देंगे उसके नंबर में नहीं मिलेंगे, एडवांटेज नहीं देंगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे, डिसएडवांटेज कोई नहीं देंगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो इट शुड बी अ कंप्लीट पैकेज, और उसके अकॉर्डिंगली अपने जहन में रख के एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्लीट करके अपना ओपिनियन देना है, सो यू
can score maximum in this part. So you can score maximum in this part. ठीक है? Hope you understood the questions or paper. Still, if you have any problem, you can contact me and follow my YouTube channel, Instagram and TikTok. Thank you.